Hello students, today I am going to discuss the geography related questions which were appeared in your civil services prelims examination that was held on your 10th of October. There were around 14 questions which were from the geography section, and if we divide them into basic questions and the questions which were related to current affairs, so काफ़ी सारे questions ऐसे हैं जो NCERT based हैं. अगर आपने clearly NCERTs पढ़ी हो, that is physical geography and your Indian geography of your class 11th, there are many questions which you can solve easily, and I will show you them कि कौन कौन से question जो हैं आपके वो NCERT से आए हैं. Okay, so let's start. Your first question is, the vegetation of savanna consists of grasslands with scattered small trees but extensive area have no trees. ये एक बेसिक सी चीज़ है, हमें सबको पता है कि सवाना में ग्रासलैंड्स होते हैं. देर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड मोर इज़ अ ग्रासलैंड्स. द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज़ जनरली kept in check by one or more or a combination of some conditions. ओके, सो देर आर सम कंडीशंस जिनकी वजह से आपके सवाना में ट्रीज़ नहीं होते हैं या जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. सो द क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सच कंडीशंस. सो कौन सी कंडीशन है जिनकी वजह से आपके सवाना में ग्रासलैंड्स ज़्यादा हैं एंड यू हैव लेस ऑफ ट्रीज़. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ आपका जो सवाना है दैट इज़ द मिडल ऑफ, इधर आपके डिज़र्ट्स आते हैं पर इधर आपके मानसून सीज़न आता है. आपके बीच में जो है वो सवाना पड़ता है. ठीक है, सो आपके मानसून से डेजर्ट की तरफ यू हैव अ रिडक्शन इन द रेनफॉल. आपके बारिश कम होती जाती है. मानसून सीजन है, देन आपके यहाँ सवाना में सीजनल बारिश होती है. दैट्स नॉट अ रेगुलर बारिश. एंड देन डेजर्ट में आते आते तो आपकी बारिश कम ही हो जाती है. ओके, सो इफ़ यू सी द ऑप्शन थर्ड, दैट ऑप्शन फोर्थ, दैट इज़ अबाउट सीजनल रेनफॉल. येस, आपके सीजनल रेनफॉल की वजह से वी हैव लेस ऑफ ट्रीज. सो फोर्थ विल बी ऑप्शन. सेकेंड इज़ फायर. आपके सवाना जो है वहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं थोड़े से हाई रहते हैं. सो देर आर मोर चांसेस कि वहाँ पे रेगुलर फायर्स हों. ओके, सो फायर इज़ ऑल्सो ए रीज़न जिसकी वजह से आपके ट्रीज़ नहीं ग्रो कर पाते, आपके ग्रासलैंड ही रह जाती है. ठीक है, सेकेंड एंड फोर विल बी इन द ऑप्शन. एंड द थर्ड इज़ ग्रेजिंग हर्बीवोर्स. यस, आपके ग्रेजिंग जो हर्बीवोर्स होते हैं वहाँ पे काफ़ी नंबर में होते हैं. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो वी डू नॉट हैव मच प्लांट्स. द फर्स्ट एंड फिफ्थ ऑप्शन, द फर्स्ट इज़ बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स. ये आपके इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके सवाना में ही होते हैं. वी कैन फाइंड देम इन द मानसून एरिया ऑल्सो. वी कैन देर आर इन द डेजर्ट ऑल्सो. या आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में भी ऐसे एनिमल्स एंड टर्माइट्स होते हैं. सो फर्स्ट इज़ नॉट द नेसेसरी कंडीशंस. एंड द फिफ्थ इज सॉइल प्रॉपर्टीज. नो, इसका कोई रोल नहीं है. सो इफ़ वी गो फ्रॉम द एलिमिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो आप देख सकते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी. ओके, ये क्वेश्चन आपका बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप जब ज्योग्राफी पढ़ना शुरू करते हैं, आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, आप मैंग्रोव्स के बारे में पढ़ते हैं, यू विल स्टडी अबाउट द मानसून ऑल्सो. उसी में आपके सवाना आता है. दिस इज़ द, ये क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपरली एनसीईआरटी पढ़ा हो तो आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, विद रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लेनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बेस्ड है. ये इजीली आपके एनसीईआरटी में हो जाएगा. एंड आई थिंक इन द क्लास 6th और 7th एनसीईआरटी में आपको जो अमाउंट ऑफ वाटर है कि ओशन में कितना पानी होता है या आपके रिवर्स में कितना पानी होता है, इनफैक्ट एक टेबल दी हुई है. सो उससे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर. सो इसका मतलब ये है कि आपका रिवर का वाटर plus lake ka water is more than your groundwater. Okay, first statement is about this. Second is the amount of water in polar ice caps and glaciers. So this is your ice caps and glaciers is more than your groundwater. Okay, these are your two statements. ठीक है, आपको परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू नो द ऑर्डर कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. आई विल राइट द ऑर्डर. आपके ओशंस में सबसे ज़्यादा होता है. देन वी हैव द आइस कैप्स. देन वी हैव द ग्राउंड वाटर. देन वी हैव द लेक्स. एंड द लीस्ट वाटर इज़ इन द रिवर्स. ठीक है,
सो अगर वी गो फॉर द स्टेटमेंट 2, वो कह रहा है कि आपके आइस कैप्स में और ग्लेशियर्स में जो पानी है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है। सी, ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी है, उसके बाद आपका आइस कैप्स में है। क्लियरली ग्राउंड वाटर आपका आइस कैप से कम है। सो आपको जो स्टेटमेंट एक सेकेंड, हाँ, सो ग्राउंड वाटर इज़ लेस देन योर आइस कैप्स, सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, इज, हाँ ठीक है। नाउ द स्टेटमेंट 1 इज अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स, दिस वन, आपका जो लेक्स और रिवर्स में वाटर दैट इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नो, ये आपका ग्राउंड वाटर ज़्यादा होता है। इफ़ यू, अगर आप इसको कंबाइन भी करते हैं तो ग्राउंड वाटर इज समथिंग अराउंड लाइक 0.61%, यस, और ये तो आपको बहुत ही कम, दिस इज इन सम 0.001% में जाता है। देन ऑल्सो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं तब भी आपका ये एक्सीड नहीं करता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो योर आंसर इज बी। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव आंसर बी। ये आपका क्लियरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड, ओके, मोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज़ अ लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री। यहाँ पे दो प्लांट्स की बात करें। टैमरिंड ट्री इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया। ओके, अब पहले दो क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा, इफ़ यू हैव द जनरल नॉलेज, आपका जो ड्रम स्टिक होता है दैट इज़ मेन इंग्रेडिएंट इन योर महाराष्ट्रन कुजीन। सो फ्रॉम दैट देयर यू कैन सी कि जो ड्रम स्टिक है ये आपका ड्राई रीजन का है, ये आपका एवरग्रीन तो है ही नहीं। दिस इज़ योर ड्राई रीजन ट्री, ठीक है। सो आपका स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। फर्स्ट थिंग, अगर आप इतना सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये सारे ऑप्शंस क्रॉस होके आंसर आपका बी आ रहा है। बट फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट दैट इज टैमरिंड ट्री इज़ एंडेमिक टू साउथ एशिया, नो, आपका जो टैमरिंड ट्री है दैट इज़ एंडेमिक टू अफ्रीका, not to South Asia. Okay, the other three statements are correct. हम इंडिया में जो most of the tamarind है that is collected as a minor forest produce. Then the fourth statement is yes, we do export tamarind and seeds of moringa. And fifth is seeds of moringa and tamarind जो हैं वो आपके biofuel के production में काम में लिए जाते हैं. So all the three statements आपके correct हैं. So आपका answer automatically it's B. So question number 3 का आंसर आपका है B. Next question. The black cotton soil of India has been formed due to the weathering of. ये क्वेश्चन आपका अगेन दिस बिलोंग्स टू NCERT. अगर आपने सॉइल रिलेटेड जो चैप्टर है, आई थिंक दिस इज़ इन इंडियन जोग्राफी जो है आपकी बुक है, उसमें आपका सॉइल का एक्सक्लूसिव चैप्टर है, उसमें आपका ब्लैक सॉइल क्लियरली बताया गया है. उसमें आप देखेंगे कि ब्लैक सॉइल बनती कैसे. उसमें हम बात करते हैं डेक्कन ट्रैप्स की. इफ़ यू टॉक अबाउट दिस, ये आपके डेक्कन ट्रैप्स हैं, यहीं पे आपको ब्लैक सॉइल मिलती है और ये बनते किससे हैं? आपके वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं. दीज आर मेड बाय वॉल्केनिक इरप्शंस. ठीक है. अगर आप सारे ऑप्शंस देखेंगे, फॉरेस्ट सॉइल नो, ये आप हटा सकते हैं. ग्रेनाइट एंड सचिस्ट नो. शेल एंड लाइमस्टोन नो. फिशर वॉल्केनिक रॉक, ये सीधा सीधा ऑप्शन है. आप थोड़ा सा अगर NCERT पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा. सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 4, the black cotton soil is formed due to weathering of fissure volcanic rocks. Okay. Next question is related to palm oil. Okay. The palm oil tree is native to Southeast Asia. आपका problem इस first statement में ही है. Again similar to the last question, मोरिंगा. ये आपका साउथ ईस्ट एशिया का एंडेमिक नहीं है, नेटिव नहीं है. दिस इज़ नेटिव टू अफ्रीका. सो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग हो गया है. द पाम ऑयल ट्री इज़ अ रॉ मटीरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स. एक चीज़ आप देखें, आपका एक ऐसा क्वेश्चन आई थिंक 2017 में भी आया है कि कोई ऑयल या कुछ केमिकल जो है हम इन कॉस्मेटिक्स में या प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं. सो इस केस में पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि हाँ हम पाम ऑयल यूज़ करते हैं. तो देखें, पाम ऑयल इज़ अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज़. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी इंडस्ट्री. हो सकता है ना कोई कंपनी कहीं ना कहीं यूज़ कर सकती है इसको लिपस्टिक्स एंड परफ्यूम्स में.
सो इसमें ये नहीं हो कि हमें पता ही नहीं है कि भाई कौन सी कंपनी यूज़ करते हैं नहीं करते, नो, गो फॉर अ जनरल स्टेटमेंट. ओके, सो स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट. द थर्ड इज़ अगेन पॉसिबिलिटी, पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल्स. यस, पाम ऑयल आपका बायोडीजल बनाने में काम में लिया जाता है. सो आपका आंसर हो जाएगा आई थिंक स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, तो 2 and 3 शुड बी द आंसर. सो वी गो फॉर ऑप्शन बी. सो फॉर द क्वेश्चन 5 वी हैव ऑप्शन बी एज द आंसर. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम. अगेन दिस इज आपका एक ये सबसे पहले टॉपिक आता है आपका जो इंडियन रिवर सिस्टम हम पढ़ते हैं. दिस इज़ मेंशन्ड इन योर आपका जो क्लास 11th की इंडियन जोग्राफी है, NCERT है, उसमें आपको ये मिल जाएगा. सो अगेन दिस इज़ रिलेटेड टू योर NCERT. बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है. यू नीड टू रीड दिस क्वेश्चन 2 to 3 टाइम्स कि ये पूछ क्या रहा है, आपको पता होना चाहिए. ये कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर्स. ठीक है, ये 4 रिवर्स की हम बात करें. 3 of them pour into 1 of them, मतलब 3 जो हैं वो जाके आपके 4th में मिल रही हैं. ठीक है, विच जॉइन्स द इंडस डायरेक्ट, और ये जो 4th रिवर है ये आपके जाके इंडस से मिलती है. सॉरी, ठीक है, ये आपके इंडस से मिलती है. अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट जॉइन्स द इंडस डायरेक्ट. तो आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो ये वाली रिवर है ना, ये कौन सी है. दैट मीन्स आपकी 3 रिवर्स आएंगी, दे विल मीट इनटू 1 रिवर, और वो रिवर जाके इंडस को मिलेगी. सो दे आर आस्किंग कि ये कौन सी रिवर है. ओके, इसमें हमें थोड़ा सा जोग्राफिकल मैप की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, इसमें आपका होता है कि दिस इज़ योर चेनाब. ठीक है, यहाँ ऊपर से आपके झेलम आती है. ठीक है, यहाँ से आपके रावी विल मीट. ठीक है, और यहाँ से फिर आपका सतलुज आती है. दिस इज़ ये इन 4 रिवर्स का, फिर ऊपर से आपकी इंडस आएगी, वहाँ से जाके फिर आपका झेलम विल मीट. सो क्लियरली आपका झेलम, रावी और सतलुज तीनों जाके आपके चेनाब में मिलती हैं पहले, और दे बिकम अ बिग रिवर, वो जाके फिर आपका इंडस में मिलती है. सो क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि 3 रिवर्स जाके किस में मिलती है और वो फिर इंडस को मिलती है. सिंपली आपका रावी, झेलम और सतलुज जाके चेनाब से मिल रही हैं. सो और आंसर विल बी चेनाब. ठीक है, सो फॉर द क्वेश्चन 6 वी हैव A एज योर आंसर्स. ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है. इसमें अगर आपको जोग्राफिकल लोकेशन का कुछ आइडिया हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू इंडिया, डीडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू आर द नेम्स ऑफ. ये बेसिक एक्चुअली आपके सेलाइन लेक्स हैं. दीज आर सेलाइन लेक्स ऑफ राजस्थान. ओके, ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इट्स नथिंग मच. Okay, next is consider the following statements, following rivers. Which of the following rise from the eastern ghat? Okay, so आपके 4 rivers दी गई हैं. The 4 rivers are ब्राह्मणी, नागावली, शुभ्र नरेखा और वंशाधारा. इसमें हमें थोड़ा सा will need the help of map. Okay, तो आपका ईस्टर्न घाट इतना होता है. ठीक है, दिस इज़ योर ईस्टर्न घाट. अब जो ब्राह्मणी रिवर एंड जो शुभ्र नरेखा रिवर है ये आपके अपर एरिया से रिलीज़ होती हैं. ब्राह्मणी आपका छत्तीसगढ़, झारखंड से आती है. ठीक है, दिस इज़ योर ब्राह्मणी. सिमिलरली आपके जो शुभ्र नरेखा है दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ठीक है, तो ये नो डाउट ये आपके इंडिया के ईस्टर्न एरिया से रिलीज़ होती हैं, बट ईस्टर्न घाट से नहीं होती हैं. ईस्टर्न घाट काफ़ी नीचे रह जाता है व्हेन इट कम्स टू दीज 2 रिवर्स. ये आपका छोटा नागपुर से रिलीज़ हो रही है, दैट इज़ गेटिंग आउट ऑफ योर झारखंड एंड छत्तीसगढ़. सो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है. जब आप वंशाधारा की बात करते हैं, ये आपका अगर आप करंट अफेयर्स का ट्रैक है रखते हैं तो आपको पता लगेगा वंशाधारा का डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश. दैट इज़ वाई दिस इज़ इन न्यूज़. अगर आपको इतना ही पता है कि डिस्प्यूट चल रहा है तो यू विल गेट टू नो कि हाँ ये तो आपका ईस्टर्न घाट से ही रिलीज़ हो रही है, बिकॉज आंध्रा
एंड ओडिशा, ठीक है. सो नागावली ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर ईस्टर्न घाट, ठीक है. सो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 2 and 4. सो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका बी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements. A Global Ocean Commission grants license for seabed exploration and mining in international waters. ये question clearly current affairs related है. The mining of the seabed minerals I think आपका 2 साल से न्यूज़ में है कि इंडिया को लाइसेंस मिल चुका है. इंडिया को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो है उसने इंडिया को लाइसेंस दे दिया है, दैट टू इन सेंट्रल इंडियन ओशन, ठीक है. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ग्लोबल ओशन कमीशन लाइसेंस देता है, नहीं, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी है वो आपको लाइसेंस देती है. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. सेकेंड मैंने अभी आपको बोला कि इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स, दैट टू इन योर सेंट्रल इंडियन ओशन. ओके. रेयर अर्थ मिनरल्स आर प्रेजेंट ऑन सी फ्लोर्स इन इंटरनेशनल वाटर्स. यस, उसी के लिए तो हमें लाइसेंस दिया गया है, ठीक है. तो आपका आंसर हो गया बी. सी, आपके जब भी कोई न्यूज़ आती है करंट अफेयर्स में से, यू नीड टू नो कि ये हमारे सिलेबस के किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है. जैसे ये वाली न्यूज़ थी तो आपको पता है कि ठीक है भाई ये आपके जोग्राफी है या जोग्राफिकल लोकेशंस होते हैं उससे रिलेटेड है, तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है. 10th. Among the following which one is the least water efficient crop? ये क्वेश्चन फिर से आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन है. आई थिंक ये आपके जो क्लास 12th में आपके जो इकोनॉमिक जोग्राफी है उसमें एक चैप्टर है जिसमें आपके सारी की सारी क्रॉप्स के बारे में बताया गया कि व्हाट टाइप ऑफ, उनको कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी सॉइल चाहिए, कितना पानी चाहिए, ठीक है. एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लीस्ट वाटर एफिशिएंट. ये नहीं कह रहे हैं कि किसको सबसे कम पानी चाहिए, वो ये कह रहे हैं कि कौन सी फसल ऐसी है जो ज़्यादा पानी लेती है, जो ज़्यादा पानी की खपत करती है, ठीक है. चलें अब जनरल देखते हैं. पर्ल मिलेट ये आपके कोरस ग्रेन्स हैं. सनफ्लावर ये आपका ऑयल सीड है. रेड ग्राम ये आपके पल्सेस हैं. सिंपल सी बात है, ये तीनों जो चीज़ें हैं वो ड्राई रीजन की हैं. आप जो आप बात करते हैं ना वेस्टर्न इंडिया की या राजस्थान का जो एरिया है या डिज़र्ट एरिया है, ये उधर ग्रो करती हैं, तो ये इनको तो जनरली कम ही पानी चाहिए. सो दे आर लाइक मोस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप्स हैं ये तीनों की तीनों. सो आपका एक बचता शुगर केन. एंड अगर आप देखें न्यूज़ में भी चलता रहता है कि भाई शुगर केन को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है या आपका रेनफॉल नहीं हुआ है, उसकी वजह से यू आर नॉट गेटिंग अ गुड शुगर केन क्रॉप, ठीक है. सो फॉर क्वेश्चन 10 वी हैव ए एज योर आंसर. ये सीधा NCERT का है आपका सवाल. इन द ट्रॉपिकल जोन वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स. ये क्वेश्चन भी आपका NCERT का है. आपका NCERT में एक चैप्टर है आई थिंक इन द physical geography that talks about your trade winds, that talks about the water flow या oceanic circulation की हम बात करते हैं. ये क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से है, ठीक है. they are talking about 2 zones. एक आपका ट्रॉपिकल जोन है, अदर वन इज़ योर टेम्परेट जोन. वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशंस वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शंस. इसके लिए थोड़ा मैप देखना पड़ेगा हमें. फॉर एग्जाम्पल ये आपका दिस इज़ योर 0 डिग्री इक्वेटर. पहले स्टेटमेंट में ट्रेड विंड्स की बात हो रही है, ओके. सो ट्रेड विंड्स आपकी नदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे फ्लो करती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसे फ्लो करती हैं, ठीक है. सो टेक्निकली ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया. सो दे आर कमिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है ट्रॉपिकल जोन में, ये आपका ट्रॉपिकल जोन हो गया. ट्रेड विंड्स आपके ट्रॉपिकल में ही होती है. द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन आर वार्मर. ये वेस्टर्न सेक्शन है हमारा ओशन का, ठीक है. दे आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस. यस, ट्रेड विंड्स आपका यहाँ से पानी इधर ला रही है, ठीक है. पानी इधर से इधर आ रहा, दैट टू वार्म वाटर. सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पानी कलेक्ट होगा आपका तो ये वाला साइड वार्मर हो गया. सो दैट मीन्स आपका वेस्टर्न सेक्शन जो है वो वार्म हो गया एज कम्पेयर टू ईस्टर्न सेक्शन. सो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. सेकेंड आपकी बात कर रहा है टेम्परेट जोन की. टेम्परेट जोन आपका यहाँ पे आएगा
अगर हम ऊपर भी बात करें, दिस विल बी योर टेम्परेट जोन। अब टेम्परेट जोन में आपके वेस्टर्लीज, वेस्टर्ली का मतलब है द विंड्स विच फ्लो फ्रॉम वेस्ट, जो वेस्ट से आ रही है ईस्ट की तरफ। तो इधर ये विंड्स ऐसे आएंगी, ठीक है। सिमिलरली नदर्न हेमिस्फेयर में आपके विंड्स ऐसे जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट इनका डायरेक्शन है एज कम्पेयर टू ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स आपकी ईस्ट से वेस्ट में जा रही हैं, जबकि वेस्टर्लीज आपकी, इनका नाम ही है वेस्टर्ली, सो दे गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। यस, इधर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये हमारी वेस्टर्ली है, दे आर गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो पानी इधर से उधर गया, यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट होगा, दैट इज़ ईस्ट आपका वार्म हो गया। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि ईस्टर्न सेक्शन जो है वही वार्म है। सेम यहाँ पे भी वेस्ट से पानी आपका ईस्ट में जा रहा है, दिस विल गेट कलेक्टेड हियर, द वार्म वाटर यहाँ पे आएगा आपका, तो ये जो ईस्ट साइड है आपकी वो वेस्ट से वार्म हो जाएगी, ठीक है। मेक श्योर ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि ये थोड़ा ईस्ट वेस्ट में आप कंफ्यूज ना हो, या ट्रेड विंड्स और वेस्टर्ली में आप कंफ्यूज ना हो, तो आपको यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ये है वैसे भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपका ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आंसर विल बी बोथ 1 and 2। ओके, लीफ लिटर, ये फिर से आपका बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें आप ये पढ़ते हैं कि यू विल रीड अबाउट ऑल दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, आपका कॉनिफेरस, योर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल, सवाना, आप जितनी चीज़ें पढ़ते हैं उसी में से ये आया है, ठीक है। ये क्वेश्चन में किसी एक, जो चारों हैं इसमें से किसी एक का आपको कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है, ठीक है। लीफ लिटर decomposes faster than in any other biome, ये एक पहला कैरेक्टरिस्टिक। and as a result the soil surface is almost bare. Apart from trees the vegetation is largely composed of plant forms, ठीक है, that reach up into the canopy by climbing the trees or growing as epiphytes rooted on the upper branches of tree. This is the most likely description of, जब आप रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं उसमें आपकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें से एक ये है कि आपके यहाँ रेनफॉल बहुत होती है, लाइक वी आर हैविंग रेगुलर रेनफॉल्स, तो आपके माइक्रोबायल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है ऑन योर सॉयल सरफेस, ठीक है। तो आपका अगर सॉयल पे कुछ भी डिकम्पोज, कुछ भी अगर आपका ये लीफ लिटर है या कुछ भी आपके वो है व्हाट यू कैन कॉल इज लाइक वेस्ट है बायोलॉजिकल, तो वो बहुत जल्दी डिकम्पोज होता है क्योंकि माइक्रोबायल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे बिकॉज ऑफ योर ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस बिलोंग्स टू योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेकेंड जो हम पढ़ते हैं उसमें ये पढ़ते हैं आपके एवरग्रीन में कि देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, आपके बहुत ऊंची ऊंची कैनोपीज़ होती हैं आपके, या कहते हैं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, सो दिस गोज़ फॉर कैनोपी। थर्ड जो चीज़ होती है उसमें हम ये बात करते हैं आपके एवरग्रीन में कि आपके जो प्लांट्स हैं उसके ऊपर आपके जो व्हाट यू कैन एपीफाइट्स या जो डिपेंडेंट प्लांट्स होते हैं, या जिसे हम कहते हैं ना बेल या जो भी होती है, क्रीपर्स बहुत सारे होते हैं उसमें, सो दैट टॉकिंग अबाउट एपीफाइट्स। यस, सो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सो आंसर विल बी डी। अगर आप वैसे भी देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो आपके कोस्टल रीजन के हैं और इसमें कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है दैट बिलोंग्स टू योर मैंग्रोव्स। कॉनिफेरस आर आपके कोल्ड रीजन के प्लांट्स होते हैं। ड्राई डेसिडुअस, नो, ड्राई डेसिडुअस में आपके कैनोपी होती ही नहीं है इतनी बड़ी, या इतने ज़्यादा एपीफाइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। सो योर आंसर विल बी डी। Next is, in case of which one of the following biogeochemical cycles the weathering of rocks, again this is your NCERT based questions जिसमें आपके rocks की weathering, rocks का erosion या जो different types of आपके rock cycles होती हैं हम ये discuss करते हैं। इनमें पूछा है कि the weathering of rocks is the main source of release of nutrient, ठीक है, कि आपका जो weathering of rocks, हाँ ठीक है, रॉक की वेदरिंग से आपका प्राइमरीली जो साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है, दैट इज़ कार्बन साइकिल इज़ योर एयर बेस्ड, सो ये आंसर नहीं होगा। सिमिलरली नाइट्रोजन साइकिल इज़ ऑल्सो एयर बेस्ड, ओके, एंड फॉस्फोरस एंड
sulfur cycles are your sedimentary cycles that start from rocks, okay? But the question is main source. एक्चुअली सल्फ़र जो है, सल्फ़र में आपके बायोलॉजिकल रिएक्शन जो होती हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं. दैट इज़ वाई सल्फ़र के लिए आपका रॉक मेन सोर्स नहीं होता. बट वेयर एज फॉर फॉस्फोरस आपका रॉक ही मेन सोर्स है. रॉक का इरोजन होगा, वहाँ से आपके फॉस्फोरस की साइकिल जो सेडिमेंट्री साइकिल है वो आपके स्टार्ट होती है. ठीक है. So for this 13th question, your answer will be phosphorus cycle, that is C. Okay. In the nature, which of the following is are most likely to be found surviving on a surface without soil? Okay, so आपके mushrooms आपके बिना soil के भी हो सकते हैं, soil पे भी हो सकते हैं. There are a variety of mushrooms, but they are talking about most likely. So no. Fern are typical plants जिनको soil चाहिए, so this is also not the answer. Lichens and mosses आपके rocks पे होते हैं. ठीक है. Lichens तो mainly rocks पर ही होते हैं, so आपका lichens will be the option correct है. When it comes to moss, there are some kind of mosses that are without soil, but mostly they are on the soil only. But they are talking about most likely. That is why this will be your answer. ठीक है. So for the question number 14, your answer will be B, only lichens. I think these were your questions for geography, which came in your UPSC Civil Services prelims, and I think now you should prepare for your mains. All the best. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर. कॉल करें 72406 72406.